नमस्कार दोस्तों, निसांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबका हिंदी की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज से इस पार्ट में हम ये प्रारंभ करेंगे कि आपकी जो पहली पुस्तक थी क्षितिज, उसके बाद में एक तो क्षितिज का अर्थ एक बार और दोहरा देता हूं। क्षितिज वह स्थान होता है जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, किताब के नाम का अर्थ है। अब अपने जो पुस्तक है वह है कृतिका, कई सारे कार्यों का समूह। वैसे किताब का नाम है पर कृतिका मतलब कृतियों का समूह। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वह शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय आंचलिक उपन्यासकार थे। आंचलिक उपन्यासकार वो होते हैं जो अपनी जमीन को ही उपन्यास का पात्र मान ले, अंचल को ही नायक मान ले। ये पाठ है माता का आंचल, और माता का आंचल पाठ में शिव पूजन सहाय ने ये बताया कि चाहे वो धरती माँ हो या अपनी जननी हो, दोनों के आंचल में सुकून महसूस होता है और बचपन में किस तरह के क्रियाकलाप वो किया करते थे, इन सब बातों को इस पाठ में बताया गया है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये शानदार पाठ। प्रारंभ भी कहां से होता है? एक पद्य से स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारे देशज शब्दों का प्रयोग है। देशज वे शब्द होते हैं जो अपने लोक भाषा के होते हैं। तो आवश्यक नहीं कि हर चीज आपको समझ में आए, लेकिन बहुत सारे आपके जो लोकल लैंग्वेज के जो शब्द हैं वही इसमें मिलेंगे और आराम से समझ सकते हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, मतलब जहां पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, वहां तो ऐसा लगता है जैसे मृदंग बज रहा हो। ये मृदंग एक ढोलकी होती है, ढोलक का एक प्रकार है, लेकिन इसका नाम मृदंग इसलिए है, इसके दो भाग करके देख लेते हैं। मृद प्लस अंग, मतलब जिसके अंग मृदा से बने हुए हो वो मृदंग कहलाती है। ढोलक में ऊपर का खोल लकड़ी का होता है, जबकि मृदंग में मिट्टी का होता है, पकी हुई मिट्टी से बनती है। तो मृदंग एक तो ये इस तरह, एक तरफ काफी चौड़ी और दूसरी तरफ ये काफी सुकड़ी हुई, जिसमें तबले जैसी बारीक आवाज आए, ये मृदंग है। तो जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, और जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। जहां बड़े बूढ़े बैठते हैं वहां तो खर्चे से भी तंग रहते हैं। ये इस तरह की बात छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं और वहीं से पाठ का प्रारंभ होता है। बड़ा मजेदार ऐसा पाठ है। वैसे आप अभी भी किशोरावस्था में हो, अगर 10th के हो तो, पर आपको भी अपना बचपन अच्छे से याद आ जाएगा इस पाठ को पढ़ करके। और उससे पहले वाले लोग और भी बचपन को इससे भी अच्छे तरीके से सलीके से जिया करते थे। हमारे पिता तड़के तड़के, तड़के तड़के मतलब सुबह सुबह, और सुबह भी कौन सा? अर्ली मॉर्निंग। हमारे पिता तड़के तड़के यानी अल सुबह, काफी सवेरे उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। तब क्या होता? हम बचपन से ही उनके अंग लग गए। मतलब अंग लग गए का मतलब है बचपन से ही हम ज्यादातर उनके पास रहते थे। अपने यहाँ कहते मुंह लगना, तो यहाँ है अंग लगना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। ये पाठ आपको अंत में ये बताएगा कि चाहे आप किसी के भी साथ रहो, पर जब दुविधा में फंस जाते हो, जब मुसीबत में फंस जाते हो, तो माता का आंचल आपको सबसे प्यारा लगता है। अब लेखक अक्सर पिताजी के साथ ही रहता, नहाता धोता, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करते, यहाँ पर उनको दिक करते, मजबूर करते, और हम ये कह सकते हैं कि उनसे जिद करते कि हमें भी तिलक लगाओ। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार ललाट, वह हमारे चौड़े ललाट पर, मस्तक पर
त्रिपुंड 3 रेखाएं बना देते उस भभूत से। तो इस तरह से बचपन में पिता के साथ लेखक रहता था, जीवन निर्वाह करता था और आनंद के साथ रहता था। हमारे लीलाट में भभूत खूब खुलती थी मतलब अच्छी लगती थी, जचती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम कासे भंभोला बन जाते थे, ऐसे लगते थे। बचपन ही तो था और बच्चे भगवान की तरह होते हैं, ऐसा कहा जाता है हमारी मान्यता में भी, क्योंकि बच्चे निर्मल होते हैं। तो भभूत लगाने के बाद, बड़ी बड़ी जटाएं होने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो भगवान शिव हो। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेखक के पिताजी उनको भोलानाथ क्यों कहा करते थे। एक प्रश्न ये भी आया कि लेखक के पिता उन्हें किस नाम से पुकारा करते थे और क्यों भोलानाथ कहकर के पुकारा करते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी जटाएं और ललाट पर त्रिपुंड होने के कारण वो भोलेनाथ की तरह लगते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो दो बातें आ गई, छोटे छोटे प्रश्न बन गए। पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, जबकि लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ये लेखक के जीवन के बचपन का संस्मरण है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहकर के पुकारते। सभी छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं। लेखक अपने माँ को क्या कहकर के पुकारा करता था? मैया कहकर के। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तो लेखक क्या करता था? आईने में अपना चेहरा देखा करता था। काफी छोटी अवस्था की चर्चा है ये। फिर जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर यानी शर्माकर, लजाकर उनको शर्म आती थी, मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। ये राम नाम बही उनके पास हुआ करती, तो ये पूजा पाठ के बाद राम नाम लिखते। बहुत आसान सा पाठ है, बहुत सहज तरीके से लिखा हुआ बचपन का वह चित्रण है जो आपसे पहले वाली या उससे भी पहले वाली पीढ़ी में हुआ करता था। अपनी एक रामनामा बही, एक बही बना रखी थी, जैसे खाता बनाते हैं, खाते बही बनाते हैं, उसमें राम नाम लिखते थे। उस पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ में, पोथी तद्भव शब्द है पुस्तक का, पुस्तक का तद्भव रूप है पोथी। इस पोथी के साथ साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। ऐसी परंपरा थी। मछलियों को जो आटा डाला जाता उसमें राम राम लिखा हुआ वो छोटा सा कागज होता। तो इस तरह से लेखक भी पिताजी के साथ साथ चलता रहता। लेखक ने इस तरह के संस्कार पिताजी से सीखे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। कुछ भी खास नहीं है, समझने का बहुत आसान है, बस देशज शब्दों का ध्यान रखना है। जब वह मछलियों को चारा देकर, अब यहाँ चारा का मतलब वो चारा नहीं है, घास नहीं है, भूसा नहीं है। चारा मतलब यहाँ चारे से मतलब है आटे की गोलियां यानी आटा। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। ये थी पुरातन सभ्यता और संस्कृति। कितना समय होता था बच्चों के पास। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, और जब कुश्ती लड़ते हैं घर के बड़े बच्चों से मजाक में,
तो फिर निश्चित रूप से वो हार जाते हैं, ताकि बच्चे अपने आप को जीता हुआ महसूस करें। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, वो खुद कमजोर हो जाते हैं। शिथिल कहते हैं सुस्त, शिथिल शब्द का प्रयोग किया है सुस्त के लिए। वह खुद सुस्त हो जाते, है ना। जब वो खुद सुस्त हो जाते, यहां पर इसको लिख भी लेना आप लोग, जब वो सुस्त हो जाते, शिथिल हो जाते, तो हमारे बल को और ज्यादा बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। अब यहाँ फिर शब्द आया उतान, सीधे लेटना। वो सीधे लेट जाते लुढ़क करके और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। इस तरह से लेखक कई प्रकार की बातें अपने बचपन के संदर्भ में करता है कि किस तरह से पिताजी के साथ में वह मस्ती करते, खेलते, कूदते, नहाते, धोते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। बच्चा जब मस्ती भी करता है, चाहे कितनी शरारत कर ले, पर बड़े उसको भी आनंद से देखते हैं। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। मतलब वो ये कहते हैं कि इधर का खट्टा चुम्मा, इधर का मीठा, बच्चों को ऐसे ही बताया जाता है, तो बच्चे बड़े मस्त हो जाते हैं कि भाई ये इधर वाला तो खट्टा है, ये मीठा है। तो इस तरह की हरकतें लेखक बचपन में किया करता। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते हैं। साधारण सी बातें हैं, बचपन की कहानी है। लेखक आगे बताता है, इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। छोटे बच्चे जब कुछ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, तो बच्चे को मनाने के लिए, बच्चे को हंसाने के लिए बड़े जबरदस्ती रोने लग जाते हैं बनावटी रूप से। और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। यहाँ फिर एक शब्द आया, ग्रामीण परिवेश के सभी लोग लगभग जानते हैं। ये जहां पर चूल्हा होता है, वह चूल्हे वाला भाग मर्यादित होता है। साधारण जमीन से थोड़ा सा ऊपर भी आमतौर पर इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां बैठ करके कोई खाना न खाए। वो एक मर्यादा है, एक वो एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जहां पर कोई चढ़ न सके। तो ये चौका हुआ करता था जब चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस मतलब दूध, फूल का कटोरा, फूल के कटोरे के भी दो अर्थ हो सकते हैं। फूल के एक कटोरे में, एक तो फूल का कटोरा ऐसा जिसमें फूल बना हुआ हो, और एक जो कांसा जो धातु हुआ करती थी, उसे भी कई स्थानों पर फूल के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि कांसा फूल जैसा नाजुक होता था। वो जब ऊपर से नीचे गिरे कई बार टूट भी जाता था बहुत तेज गिरने पर। तो या तो कांसे का कटोरा हो सकता है या फिर फूल बना हुआ कटोरा हो सकता है। तो उस कटोरे में दूध और भात यानी चावल सान कर यानी मिलाकर, दोनों को मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते मतलब बहुत अधिक खाने के बाद, यानी पेट पूरी तरह से जब भर जाता, यहां पर पेट भरना, जब अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, जबरदस्ती करती थी, क्योंकि पिताजी से भी ज्यादा माँ के स्वभाव में ये शामिल हुआ करता है कि वो बच्चे को और ज्यादा खिलाना चाहती है। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, कोर टुकड़े। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए।
अब ये प्रश्न इसमें से ज्यादा बनते नहीं है, विस्तृत प्रश्न बनते हैं कि बच्चे को पिता द्वारा किस तरह से खिलाया जाता है और माँ कैसे खिलाती है। मतलब बच्चे को पूरा मुंह भर के कोर खिलाना चाहिए, ये बात माँ कहती है। तो इस तरह से लेखक का बचपन और उस बचपन का जो संस्मरण है, बचपन का जो संस्मरण है किस तरह से, स्मरण, स्मरण का मतलब याद करना, और जब किसी भी बात को विशेष प्रकार से याद करके लिखा जाता है तो वह साहित्य की एक विधा बन जाती है जिसका नाम होता है संस्मरण। ये पाठ भी संस्मरणात्मक पाठ है जिसमें लेखक ने अपने बचपन में घटने वाली घटनाओं को क्रमशः इस तरह से बताया है जिसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। इसीलिए पाठ का नाम माता का आंचल है, वह धरती माता और अपनी खुद की माता। तो अब तक आपने ये पाठ जो पढ़ा, इसमें जो भी संक्षिप्त छोटे छोटे प्रश्न हो या इनके शब्दार्थ हो, इन सबको आप नोट डाउन करके और तैयार कर सकते हो। किसी भी तरह की समस्या के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। 100% हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें। तो मिलते हैं इस पाठ के अगले भाग में, और लगातार आप इनको पढ़ते रहिए क्योंकि निशांश है तो सफलता निश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।